is Dr. Farah. I am a neurophysiotherapist, and in this class we will learn about the pediatric neurological assessment. So before proceeding towards the pediatric neurological assessment, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि pediatric age group क्या होता है. इसमें आपके particular 5 type के age groups आते हैं, such as the infancy, toddler, early childhood, middle childhood and early adolescence. इन्फेंसी आता है आपका 28 days to 12 months. टोडलर resembles as 13 months to 2 years. Early childhood refers to the child who has 2 to 5 years of age. Middle childhood 6 to 11 years of child, and early adolescence is 12 to 17 years. तो इस लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे कि इन्फेंसी, टॉडलर या फिर अर्ली चाइल्डहुड में कैसे असेसमेंट लिया जाता है, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अडल्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट से. मिडिल चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस के लिए वी कैन रेफर द अडल्ट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. सो इसमें सबसे पहले लिया जाता है डेमोग्राफिक डेटा सच एज द नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या थी बेबी की, डेट ऑफ डिलीवरी क्या थी, ईडीडी क्या दी गई थी. इसमें दो मेन चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज करेक्टेड एज एंड द क्रोनोलॉजिकल एज. करेक्टेड एज वो होती है जो बेबी की अभी एक्चुअल एज है. इट मींस अगर बेबी आपके पास आया है 18 मंथ्स में, तो उसकी जो करेक्टेड एज होगी वो होगी 18 मंथ्स. बट क्रोनोलॉजिकल एज इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टेड एज. क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो होती है आपकी जो ईटीडी के थ्रू निकाली जाती है. यानी कि अगर बेबी 3 मंथ्स प्री टर्म हुआ है या 3 मंथ्स पहले हुआ है, प्री मेच्योर हुआ है, तो जो 18 मंथ्स अगर उसकी एक्चुअल एज है तो 18 - 3 किया जाएगा एंड 15 मंथ्स इज अ क्रोनोलॉजिकल एज. और हम जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखते हैं या बहुत सारा असेसमेंट या एग्जामिनेशन डिपेंड्स अपॉन द क्रोनोलॉजिकल एज. देन जेंडर लिया जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस. अगर बेबी आईपीडी में है या ओपीडी में है तो वो नोट किया जाता है. वेट क्या है बेबी का अभी, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या था. हेड सर्कमफ्रेंस लिया जाता है एट बर्थ एंड एट प्रेजेंट. हाइट ली जाती है एट बर्थ एंड एट प्रेजेंट. डोमिनेंस देखा जाता है, राइट साइड डोमिनेंस है या फिर लेफ्ट साइड है. चेस्ट सर्कमफ्रेंस नोट किया जाता है. एंड जो इन्फॉर्मेंट है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर बेबी छोटा है तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नोट की जाती है इन दिस ड्यूरेशन. नेक्स्ट इज चीफ कंप्लेंट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट. चीफ कंप्लेंट्स में हम मेनली मेंशन करते हैं जो बेबी बता रहा है या फिर बेबी के साथ जो इन्फॉर्मेंट आया है, उसका पेरेंट जो भी आया है, वो हमें बता रहा है कि बेबी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से वो हमारे पास आया है. यानी कि अगर बेबी को चलने में दिक्कत आ रही है या बैठने में आ रही है या स्टैंडिंग में प्रॉब्लम है बेबी को किसी पर्टिकुलर लिम्ब में टाइटनेस लग रही है या वीकनेस लग रही है या पूरी बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं या बेबी के बैलेंस में प्रॉब्लम है, बेबी को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हम इंक्लूड करेंगे इन चीफ कंप्लेंट. जो भी वो अपने वर्ड्स में बेबी या इन्फॉर्मेंट बता रहा है, दैट इंक्लूड्स इनटू द चीफ कंप्लेंट्स. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री में सबसे पहले लिया जाता है पेरेंटल हिस्ट्री. पेरेंटल हिस्ट्री मीन्स मदर एंड फादर दोनों की हिस्ट्री, विच इंक्लूड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं मदर एंड फादर. अगर मदर कुछ नहीं करती है तो वी कैन मेंशन द हाउसवाइफ और द होम मेकर. नेक्स्ट इज इनकम. उनकी मंथली इनकम क्या है, वो क्या अर्न करते हैं. वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस इनटू द पेरेंटल हिस्ट्री. नेक्स्ट इज प्रीनेटल हिस्ट्री, जिसमें मदर की जो एज है वो ली जाती है. ग्रेविडा पैरिटी. ग्रेविडा मीन्स मदर को कितनी प्रेगनेंसीज पर्टिकुलर हो चुकी हैं. पैरिटी इट मीन्स कितनी लिविंग बर्थ है. यानी कि हो सकता है कि ग्रेविडा 5 हो, यानी कि मदर को 5 प्रेगनेंसीज हुई हो जिसमें से 2 का अबॉर्शन हुआ हो, तो G5 आएगा. एंड पैरिटी 3 आएगा, यानी कि लिविंग बर्थ अभी 3 है. G5 P3 वी कैन मेंशन दिस इन दिस टर्म. नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप. मदर का ब्लड ग्रुप क्या है. लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है मदर की, मदर कहाँ तक पढ़ी है. देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. मदर कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती हैं.
इसके अलावा वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द इन्फेक्शन हिस्ट्री की। मदर को जब बेबी उनके वॉर्म में था कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है पर्टिकुलर, या मदर कोई ऐसी ड्रग तो नहीं लेती थी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं हुआ था ड्यूरिंग दैट फेज, या स्ट्रेस में थी पर्टिकुलर, या कोई एडिक्शन था या है अभी भी स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म से रिलेटेड, और स्टेटस क्या है मदर का, कास्ट क्या है मदर की, ये सब चीजें इंक्लूड की जाती हैं प्रीनेटल हिस्ट्री, यानी कि बेबी के बर्थ से पहले की जो भी मदर की हिस्ट्री है दैट इंक्लूड्स इनटू द प्रीनेटल हिस्ट्री। नेक्स्ट इज नेटल हिस्ट्री विच इज ऑल्सो नॉन एज द पेरीनेटल हिस्ट्री। इसमें आएगा कि ड्यूरिंग बर्थ क्या क्या हुआ है, किस तरह से बेबी की डिलीवरी हुई है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, या क्या कॉम्प्लिकेशन आई थी ड्यूरिंग दैट टाइम। इसमें हम नोट करते हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी कहाँ पर हुई है, लेबर कैसा था, स्पॉन्टेनियस था या इंड्यूस था, इट मीन्स ऑटोमेटिक हुआ था या फिर इंड्यूस्ड करना पड़ा था विद द हेल्प ऑफ एनी मेडिकेशन। ड्यूरेशन क्या थी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की, टाइप ऑफ डिलीवरी कैसी थी, इट मीन्स नॉर्मल या फिर सिजेरियन। प्रेजेंटेशन क्या थी बेबी की जब वो डिलीवर हुआ था, वर्टेक्स थी, ब्रीच थी या फिर कोई और प्रेजेंटेशन थी। कॉज ऑफ सिजेरियन, अगर सिजेरियन बर्थ हुई है तो उसका कॉज क्या था। एप्गार स्कोर क्या है, एप्गार स्कोर बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कोर होता है इन दिस assessment. It means Apgar resembles for the appearance, pulse or the heart rate. Grimace, it means the reflex. A for activity or the muscle tone, we can say. Next is R. R stands for the respiratory effort. Apgar score लिया जाता है जब बेबी बर्थ करता है उस टाइम, एंड उसके बाद 5 मिनट्स के बाद 2 बार एप्गार स्कोर लिया जाता है। तो अगर हम बेबी का जो एग्जामिनेशन है या असेसमेंट है बहुत बाद में कर रहे हैं, तो ये हम उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है ड्यूरिंग बर्थ का, उससे हम नोट करेंगे एप्गार स्कोर क्या था एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर द 5 मिनट्स। देन बर्थ क्राई था या नहीं था, नॉर्मल था या फिर डिले था, या हिस्ट्री ऑफ आईसीयू एडमिशन और रिससिटेशन, अगर उसका एडमिशन रहा था आईसीयू में, कितने ड्यूरेशन के लिए वो आईसीयू में रहा था, या फिर उसको रिससिटेट तो नहीं करना पड़ा था ड्यूरिंग दैट फेज। ये सब चीजें आएंगी आपकी पेरीनेटल और द नेटल हिस्ट्री के अंदर। आफ्टर द पेरीनेटल हिस्ट्री वी शुड रिकॉर्ड द पोस्टनेटल हिस्ट्री। पोस्टनेटल हिस्ट्री में आएगा कि बेबी का जो वेट है वो क्या था एट द टाइम ऑफ बर्थ, any history of trauma to the brain during the first 2 years of life। ठीक है, ये also include किया जाएगा in postnatal history। या इसके अलावा कोई न्यूनेटल मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ था बेबी को, जॉन्डिस तो नहीं रहा था, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइड्रोसिफेलस तो नहीं हुआ था बेबी को। अदर देन दिस न्यूट्रिशनल हैबिट क्या है बेबी की, उस टाइम पर क्या थी, फीडिंग डिफिकल्टी तो नहीं हुई थी पर्टिकुलर कोई, एनी मेडिकल सर्जिकल या फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट तो नहीं लिया गया था ड्यूरिंग दैट फेज। अगर लिया गया था तो क्या ट्रीटमेंट लिया गया था, अगर ट्रीटमेंट लिया गया था तो वो इफेक्टिव था या नहीं था। एबिलिटी लेवल क्या था चाइल्ड का एट दैट टाइम, क्या ऑब्स्ट्रक्ट करा था बेबी को प्रोग्रेस करने से, ये सब इंक्लूड किया जाता है पोस्टनेटल हिस्ट्री में। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि बेबी अगर कोई पर्टिकुलर न्यूरो डेवलपमेंटल बेबी को कोई प्रॉब्लम है या फिर न्यूरोजनरेटिव डिजीज है, तो इसमें पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि उसकी फैमिली में तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में तो कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं है जो जेनेटिक आपकी रन कर रही हो। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री ली जाती है कि बेबी का जो इम्यूनाइजेशन है वो टाइम पर हुआ था या नहीं हुआ था, उसको सब जो टीके होते हैं वो पर्टिकुलर एज में लगे थे या नहीं लगे थे। नेक्स्ट है सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री ली जाती है कि बेबी की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है टिल नाउ, जैसे अगर हाइड्रोसिपेलस बेबी को रहा है तो क्या वीपी शंटिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सब इंक्लूड किया जाता है सर्जिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसकी जो फैमिली का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो कैसा है, ये भी लिया जाता है इन हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आएंगे आपके मेनली माइलस्टोन्स जो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपके मेनली आते हैं माइलस्टोन,
जो होते हैं ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल, सोशल और लैंग्वेज। 4 टाइप के माइलस्टोन हम असेस करते हैं, या बेबी का जो इन्फॉर्मेंट होता है उससे पूछते हैं कि बेबी ने ये माइलस्टोन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में अचीव किया या नहीं किया। एक एज ग्रुप होती है हर माइलस्टोन की, जैसे ग्रॉस मोटर में हम हेड होल्डिंग देखते हैं, रोलिंग देखते हैं, क्रॉलिंग, ऐसे ही फाइन मोटर में कुछ चीजें देखी जाती है, पर्सनल और सोशल में, लैंग्वेज में देखी जाती है। इन चारों की डिटेल्ड वीडियो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से इनकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि एज ग्रुप में कौन से माइलस्टोन को अचीव किया जाता है। अगर बेबी ने अचीव नहीं किया तो उसका क्या रीजन हो सकता है। आफ्टर हिस्ट्री जनरल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आएगा बॉडी फ्रेम और बिल्ड। इसमें देखा जाता है कि बेबी एक्टोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है या फिर मेसोमॉर्फिक है। देन वाइटल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वाइटल्स में आएंगे आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर नोट किया जाता है। स्किन की इंटीग्रिटी देखी जाती है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। स्किन का जो कलर है वो कैसा है, रेड है, पिंक है, ब्लूइश है या फिर इसके अलावा कोई और कलर है। देन एडिमा नोट किया जाता है। एडिमा है पर्टिकुलर किसी लिम्ब में, किसी साइड पर, और है तो पिटिंग है या फिर नॉन पिटिंग है। वुंड है अगर प्रेजेंट तो उसकी साइट को मेंशन किया जाता है। स्यूचर्स अगर प्रेजेंट है तो उसकी साइट एंड डायमेंशन को मेंशन किया जाता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एग्जामिन किया जाता है। बेबी का बिहेवियर को देखा जाता है कि कोऑपरेटिव है, पर्टिकुलर कैसा एटीट्यूड शो कर रहा है, कोग्निशन कैसा है, स्लीप का नेचर क्या है, क्राई एंड वेकफुलनेस क्या है। ये कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप इन्फॉर्मेंट से पूछेंगे जो भी आपके पास उस बेबी को लेकर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट इज ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑन ऑब्जर्वेशन में हम जो भी चीज नोट करते हैं वो हमें डायरेक्टली हेल्प करती है इन डिजाइनिंग द रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल ऑफ द चाइल्ड और द इन्फेंट। सो इसमें हम सुपाइन में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं। मेनली हम मूवमेंट देखते हैं कि इन पर्टिकुलर पोजीशंस में बेबी कैसे मूवमेंट कर रहा है, बेबी या फिर चाइल्ड। ट्रांजिशंस अगर वो कर रहा है बेड से चेयर पर या चेयर से बेड पर तो वो कैसे जा रहा है। उसका ओरल पोस्चर कैसा है, यानी कि जो उसका पोस्चर है टीथ का, टंग का या लिप्स का, वो कैसा है। कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है हेड में, फेस में, आईज में, स्किन में या फिर किसी भी एक्सट्रीमिटीज में, अपर लिम या फिर लोअर लिम में। स्कारिंग तो नहीं है कहीं पर। ट्रॉपिकल चेंजेस क्या क्या है, अटेंशन स्पैन कैसा है, अगर किसी चीज पर वो अटेंशन दे रहा है तो वो कितनी देर के लिए दे रहा है या किस चीज पर दे रहा है, उसको जो अटेंशन स्पैन ब्रेक हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। जिटरीनेस तो प्रेजेंट नहीं है बेबी के अंदर। जिटरीनेस इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेमर जो मेनली बेबीज में या फिर चाइल्ड में देखे जाते हैं ड्यू टू द हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। बेबी का बिहेवियर कैसा है, इरिटेटेड तो नहीं है। गेट कैसा है, बेबी जब आया आपके पास तो किस तरह से वो चलकर आया। देन फॉर्म ऑफ लोकोमोशन क्या है, या इट मीन्स कि वो खुद चलकर आया है, व्हील चेयर पर आया है, विद द हेल्प ऑफ क्रच आया या कहना है। ये सब भी हम नोट करेंगे ऑन ऑब्जर्वेशन। देन आफ्टर द ऑब्जर्वेशन वी कैन मूव टूवर्ड्स द पाल्पेशन। ऑन पाल्पेशन में हम अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड स्पाइन तीनों को पाल्पेट करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वार्मथ, टेंडरनेस, टोन, स्वेलिंग एंड द स्कार। ये सब चीजें पर्टिकुलर पाल्पेट की जाती हैं या देखा जाता है इन सब चीजों को विद द हेल्प ऑफ पाल्पेशन। पाल्पेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हायर फंक्शन को एग्जामिन किया जाता है, जिसमें विजन, स्पीच एंड हियरिंग को एग्जामिन किया जाता है फर्स्टली इन चाइल्ड और द इन्फेंट। इसके बाद ओरिएंटेशन देखी जाती है। अगर बेबी बोल सकता है तो उसकी मेमोरी हम पर्टिकुलर देखते हैं कि इमीडिएट मेमोरी कैसी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है। देन टाइटनेस को एग्जामिन करते हैं, उसके लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब को एग्जामिनेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्चर को देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर लिम्ब में, एक्सट्रीमिटी में कोई कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है। देन क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन किया जाता है। आफ्टर दैट रिफ्लेक्स इवेल्युएशन किया जाता है, जिसमें स्पाइनल, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, कॉर्टिकल रिएक्शंस को देखा जाता है। क्रेनियल नर्व्स एंड रिफ्लेक्स इवेल्युएशन के लिए यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर
डिटेल्ड जो वीडियो है उसका लिंक अवेलेबल है, यू कैन चेक हाउ टू एग्जामिन द क्रेनियल नर्व्स और रिफ्लेक्सेस, चारों रिफ्लेक्सेस को कैसे एग्जामिनेशन करता है फ्रॉम देयर. After the primitive reflexes, we can also examine the deep tendon reflexes and the superficial reflexes. We will discuss these type of reflexes in the adult neurological assessment. So after the reflex examination, motor function examination किया जाता है, जिसमें MMT ली जाती है, पर्टिकुलर अपर लिम एंड लोअर लिम की जो मसल्स होती हैं उनकी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों. उनमें स्ट्रेंथ देखी जाती है, कितनी स्ट्रेंथ है. एंड नेक्स्ट इज टोन. टोन को एग्जामिन किया जाता है. अगर टोन ज़्यादा होती है, यानी कि अगर मसल जो है पर्टिकुलर वो स्पास्टिक है, तो उसका फर्दर एग्जामिनेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल से. अपर लिम एंड लोअर लिम दोनों एग्जामिन किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ. In the motor function examination, we can also examine the range of motion of the particular joint. कि range of motion क्या है particular joint की, upper limb and lower limb की. Then we can assess the child with the help of the outcome measure such as the GMFM, PADI, Infanib, Pediatric Balance Scale, Pediatric Evaluation of the Disability, P-Body, Motor Developmental Scale, Pediatric Quality of Life Scale. We should also note the investigations of the baby. If the baby has some type of investigation such as the X-rays, CT, MRI, EMG, NCDFA, neuron imaging, या any blood reports, then we can decide the provisional diagnosis, and after the provisional diagnosis we should move towards the confirmation diagnosis. So after the whole assessment, we will design the plan of care according to the age of baby. फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ट्रीटमेंट की, ड्यूरेशन क्या रहेगा, पेशेंट और फैमिली एजुकेशन में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे. देन वी विल डिजाइन द मैनेजमेंट. पेरेंटल गोल क्या होगा, और डिजायर गोल क्या होगा, शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा. इट मीन्स 3 मंथ्स के लिए हम पर्टिकुलर क्या गोल रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या गोल रहेगा, एंड द ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा पर्टिकुलर. दिस इज ऑल अबाउट द पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. Thank you. I hope you will like this video.